बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड से हम शुरू करें। मैंने आपको जैसे बताया था पीछे वाला जो टॉपिक था उसके अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ब्लड की वो हो गई है। इसमें कहीं कहीं आपको रिपीटेशन फील होगी, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा की मतलब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ब्लड की कॉम्पोजिशन में आपके पास प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो कि अभी हम जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर करके भी बैठे हुए। प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 8% टोटल बॉडी वेट का होता है। फीमेल 4 to 5 लीटर्स तक वॉल्यूम होता है ब्लड का, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड द फिजिक ऑफ द पर्सन। मेल में 5 to 6 लीटर होता है। टेम्परेचर 38 पे यानी 100.4 डिग्री के ऊपर जो है मेंटेन होता है। 7.35 to 7.45 का पीएच होता है। विस्कोसिटी रिलेटिव टू वाटर जो है वो होल ब्लड की 4.5 to 5.5 होती है और प्लाज्मा की 2 होती है। ठीक है जी। बेसिकली होल ब्लड में जो विस्कोसिटी ज्यादा है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर सिर्फ प्रोटीन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी सारे सेल्स कंपोनेंट्स जो है वो निकल गए हैं, तो विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी जो है 280 to 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। मीन सेलिनिटी यानी जो उसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो 0.85% है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आके आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बेसिकली आप लोग चूंकि हेल्थ साइंसेज के हैं लोग, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप MBBS कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, DPT कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, घर वाले जब ये समझते हैं ना कि जी बच्चा जो है वो बेसिकली हेल्थ साइंसेस में, तो दे एक्सपेक्ट यू टू रीड एटलीस्ट द बेसिक टेस्ट ऑफ द जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं उनको रीड करना, उनमें से नतीजा निकालना, थोड़ा सा बेसिक डायग्नोसिस बता देना, वो यूजुअली लोग जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आज शायद आपको थोड़ी सी उधर काम आ जाए। ठीक है जी। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरबीसीज जो है परसेंट टोटल वॉल्यूम जो है वो बेसिकली जो आरबीसीज का ब्लड के साथ वो क्या है वो हम बात करते हैं, तो ये पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट कहलाता है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे देखिए आप कि मेल फीमेल जो भी है उसके अंदर जो हेमाटोक्रिट है या जो पीसीवी भी कहलाता है, इसको हम बेसिकली एक मिनट ठहर जाए, ये हम पीसीवी भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा हेमाटोक्रिट भी कहलाता है। ठीक है जी। ये क्या है कि आरबीसीज इन परसेंट ऑफ द टोटल ब्लड ऑफ वॉल्यूम, इसके अंदर आ रहा है तो फीमेल 37% to 48% और मेल्स के अंदर 45 to 52% जो है वो हेमाटोक्रिट यानी पैक्ड सेल्स होते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो ग्रे लाइन, ग्रे कलर का जो मटेरियल आपको यहाँ से यहाँ तक जो नजर आ रहा है, दिस इज दी बफर कोड एंड दिस बफर कोड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट्स एंड WBCs। तो प्लेटलेट एंड WBCs इतना ही बनता है ब्लड का। उसके बाद रिमेनिंग जो है वो प्लाज्मा रहता है। हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml, मेल्स के अंदर 13 to 18 ग्राम्स पर ml 100 ml या डेसीलीटर। अच्छा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमेशा याद रखिएगा कि दैट इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज and that protein has the capability to bind to the oxygen and to transport that oxygen to the cells। ठीक है जी। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर होता है। एक और बात याद रखिएगा कि आरबीसी से बाहर आके हीमोग्लोबिन सर्वाइव नहीं कर रहा होता, तो इट हैज टू रिमेन इनसाइड द आरबीसीज। तो हीमोग्लोबिन जो है क्योंकि इसका जो है वो कलरिंग कंटेंट है यानी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हमेशा रेड कलर देते हैं। और उसकी वजह से अगर आपको याद हो हमने मायोग्लोबिन के हवाले से बात की थी कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन जो मसल्स हैं वो रेड कलर के नजर आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हीमोग्लोबिन भी अगेन उसी से मिलता जुलता आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो उसकी वजह से आपके जो आरबीसीज हैं वो रेड कलर के नजर आते हैं। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो आरबीसीज पेल हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएगा तो आरबीसीज डार्क हो जाएंगे। जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है वो 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल्स के अंदर है और 13 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर जो है वो
मेल्स के अंदर। अगर इसमें कोई कमी होती है तो जो डायग्नोसिस बनेगी वो अनीमिया की डायग्नोसिस बनेगी। मीन आरबीसी काउंट की अगर हमारे से बात करते हैं तो फीमेल्स में 4.8 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, मेल्स में 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। ये 4 से लेके 5.5 मिलियन तक का रेंज है फीमेल्स के अंदर। 4.5 टू 5.5 है, गेस 4.5 टू 5.5 मिलियन सेल्स का जो है वो रेंज है, और इसी तरह से ये है 5 टू 6 मिलियन सेल्स का रेंज है मेल्स के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर इससे कम होता है तो फिर आपकी डायग्नोसिस अनीमिया की बनेगी। अनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी प्लेटलेट काउंट आता है आपके पास 130,000 टू 360,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड जो है वो आपका प्लेटलेट काउंट है, नॉर्मल है ये। अगर तो इससे कम होता है तो फिर आपका जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है, अगर इससे ज्यादा होता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो इसका मतलब क्या है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं बहुत। अभी रिसेंटली हमारे पास एक जो कंडीशन आई थी डेंगू की, अगर आपको याद हो तो उसमें प्लेटलेट काउंट गिरने शुरू हो जाते हैं और इवन 25,000 या 10,000 तक भी गिर जाते हैं। और वजह क्या है कि जो आपका जो वायरस है बेसिकली वो प्लेटलेट को टारगेट करता है और प्लेटलेट को किल कर रहा होता है, जिसके नतीजे में आपके जो ब्लड के जो प्लेटलेट अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो अब अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो प्लेटलेट अगर ज्यादा हो जाते हैं तो आपको मालूम है कि वो फिर बगैर किसी रीजन के भी जो पॉपुलेशन है वो होती रहेगी, और उसके नतीजे में आपको डिफरेंट जो डिजीज प्रोसेस है जिसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं वो हो सकता है। WBC काउंट, टोटल WBC काउंट को हम TLC भी कहते हैं, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC बेसिकली जो है वो क्या कर रहा है कि आपके जो टोटल WBCs प्रेजेंट हैं ब्लड के अंदर उनकी अमाउंट मेजर कर रहा है। 4,000 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड जो है ये इसका काउंट है। अच्छा, इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अगर इससे ज्यादा होता है तो हमें एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं, या तो पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन हुआ है किसी भी किस्म का, या फिर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन हुई है। ठीक है जी, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, किसी किस्म की चोट लगी है, उस चोट के रिस्पॉन्स में बॉडी जो है वो एक रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। और इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया है उसने बॉडी में आके तबीयत जो है वो खराब कर दी है, बुखार वगैरह हो गया है, जिसके नतीजे में आपका WBC काउंट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। उससे मतलब उससे लड़ने के लिए तैयार है, और उसके लिए जो है वो उसका क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। WBC काउंट अगर नॉर्मल से कम हो रहा है, 4,000 से नीचे जा रहा है, तो यूजुअली हम क्या सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, किसी किस्म का कोई वायरल इन्फेक्शन है। यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस के अंदर आपका WBC काउंट कम हो जाता है। जरूरी नहीं है, ये एक बहुत डेफिनेटिव साइन नहीं है, लेकिन यूजुअली अगर कम हो रहा हो, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो कभी भी कम नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर कम हो रहा है तो फिर ज्यादा होने पे आप बैक्टीरियल वायरल दोनों एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कम हो रहा है तो फिर आप बैक्टीरियल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, फिर आप खाली वायरल इन्फेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद फिर प्लाज्मा में जैसे 92% बाय वेट जो है वो वाटर होता है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एंड एंजाइम्स ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू जो है वो आपके पास कुछ होते हैं, इनकी टोटल अमाउंट इस तरह ये होती है। अगर एल्बुमिन से फॉर एग्जांपल 60% से कम है, 6 to 9 ग्राम पर 100 ml आपको प्रोटीन टोटल मिल रहा होता है। एल्बुमिन अगर कम हो जाए, अगर पेशेंट है जिसको स्वेलिंग बहुत ज्यादा हुई हुई है, तो आप उसका पहले जो है वो एल्बुमिन जो कॉन्सेंट्रेशन है, एल्बुमिन काउंट जो है ब्लड में वो चेक करवाएंगे। अगर वो कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको मैल न्यूट्रिशन हुई हुई है और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उन प्रोटीन्स को जो है वो कम करने की कोशिश की जाए। अब प्रोटीन्स को जो है वो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की जाएगी, डाइटरी प्रोटीन्स बढ़ाए जाएंगे, या कोई भी वजह जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर तो मैल न्यूट्रिशन की कोई कंडीशन है तो उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोटीन्स की जो क्वांटिटी है वो पूरी नहीं होगी ब्लड के अंदर तो फिर पेशेंट को जो है वो एडेमा का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा।
ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग में रहती है। इसका मेंटेन रहना ज़रूरी है, इससे आगे जाएगा तो आपका डायग्नोसिस डायबिटीज़ का बन सकता है। अगर आपको 120 ये फास्टिंग का है, ये मैं लिखूँ यहाँ पे, ये फास्टिंग दिस इज फॉर फास्टिंग, ठीक है जी। और ये बनता है, समझ लें 90 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज फॉर रैंडम, ठीक है। ये दोनों जो है वो ग्लूकोज के लेवल्स हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर आपको मिलते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फास्टिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली अगर आप अपने घर के किसी भी बंदे को या किसी को भी सजेस्ट कर रहे हैं टेस्ट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फास्टिंग कितना होता है और किस तरह से होता है। फास्टिंग यूजुअली आप जो है वो 12 से 14 घंटे के फास्ट को कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मरीज का जो है वो टेस्ट कराने के लिए देना है, तो आप पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आपने रात को 8 बजे खाना खा लेना है, खाना खाने के बाद जो भी खाना खाना है या चाय पीनी है व्हाटएवर, वो आप करके जिस टाइम पे आपका खाना वाना खत्म हो जाए वो टाइम नोट कर लीजिए, ठीक है। वहां से जहां पे भी टाइम खत्म हो, सिर्फ एग्जांपल 8 बजे खाना खाना शुरू किया, 8:30 बजे खत्म हो, तो आप 8:30 बजे से टाइम काउंट करना शुरू करेंगे। 8:30 बजे से 8:30 सुबह, रात के 8:30 बजे से सुबह 8:30 बजे आपके 12 घंटे होंगे, ठीक है जी। अब 12 घंटे के बाद आपके पास जो टाइम है जिसमें आप टेस्ट करा सकते हैं वो 12 से लेकर 14 घंटे तक का टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर अंदर अगर आपने फास्ट करा दिया है, फास्ट का जो टेस्ट ले लिया है, तो वो फास्टिंग का टेस्ट कहलाएगा। अगर आपने 14 घंटे को एक्सीड कर जाते हैं तो आपका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो काम करना शुरू कर देता है और फिर आपको फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इट शुड, फास्टिंग टेस्ट शुड नॉट एक्सीड 14 आवर्स, ठीक है जी। ये प्लीज यहाँ पे रखें कि इट शुड नॉट गो मोर देन 14 आवर्स, ग्रेटर देन 14 आवर्स को कट कर दें। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 14 आवर्स बट इट शुड बी ग्रेटर देन 12 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 14 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए, दोनों सूत्रों में फास्टिंग कंडीशन नहीं कहलाएगी। रैंडम का मतलब क्या है जी? रैंडम का मतलब ये कि आपने फास्टिंग टेस्ट कराने के बाद पेशेंट को बोला कि जी आप अब नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता कर लिया उन्होंने, जो भी खाना पीना था वो कर लिया, खाना खत्म होने के बाद, यानी अगेन वही जिस टाइम पे से फॉर एग्जांपल आपने 9 बजे उनका टेस्ट ले लिया, 9 बजे सैंपल लेने के बाद उन्होंने नाश्ता कर लिया, 9 से 9:30 बजे तक उन्होंने खाना खाया, 9:30 बजे उनका खत्म हो गया। जब 9:30 बजे उनका खाना खत्म हो गया तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे 9:30 से 10:30 1 घंटा, 11:30 दूसरा घंटा। अब आपके पास टाइम कितना है जो सेफ टाइम है जिसके अंदर आप टेस्ट कर सकते हैं? 2 से 2.5 घंटा। 2.5 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने टेस्ट कर लिया है तो ये रैंडम का टेस्ट कहलाएगा। 2 से 2.5 घंटे के अंदर। कभी कभी लोग कहते हैं कि 2.5 घंटे के बाद तो 2.5 से 3 घंटे, यानी अभी अब रखा ये जाए कि जी 2.25 घंटे से लेके 2.75 घंटे के दरमियान में जो है, यानी 2:15 टू 2:45 जो आवर्स हैं उसके अंदर अंदर अगर आपने टेस्ट कर लिया है तो दैट्स मोर देन इनफ। ये अच्छी चीज है, इसके अंदर आपका रैंडम का लेवल आ जाएगा। इस लेवल के ऊपर अगर कुछ भी एक्स्ट्रा जा रहा है तो ऑब्वियस की बात है वो जो है, यानी ये बेसिकली वो मैकेनिज्म है जिसमें खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर बढ़ के वापस से अपने नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है जी। अब अगर उस टाइम पे भी अगर नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज मेंटेनिंग मैकेनिज्म था वो खराब हो गया। और वो कब खराब होता है? वो डायबिटीज में खराब होता है। इसकी बेस पर अगर आपके, अच्छा अगेन एक दफा अगर आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक मरतबा आपका ब्लड शुगर जो है वो बहुत बढ़ावा आ गया और आपने अपने आप को डायबिटिक डायग्नोज नहीं करना, ऐसा 3 मरतबा टेस्ट करेंगे और हर टेस्ट के दरमियान में 1 से 1.5 महीने का गैप होना चाहिए। हर 1.5 महीने के बाद 3 टेस्ट करें। तीनों टेस्ट जो हैं अगर उनके अंदर आपका राइज आ रहा है, कंसेक्यूटिव राइज आ रहा है, तो फिर आप जो है डायग्नोसिस बनाएंगे कि जी डायबिटीज है। उसका हल आजकल एक नया टेस्ट आया है HbA1c के नाम से। वो क्या करता है, इस टेस्ट को आपको कर लें तो ये बताता है आपको पिछले 3 महीने में आपका जो ब्लड कंट्रोल था वो क्या था। अगर पिछले 3 महीने में आपकी शुगर बहुत ज्यादा हाई होगी तो HbA1c जो है वो ग्रेटर देन 6% आएगा।
ठीक है जी। अगर ग्रेटर देन 6% आ रहा है HbA1c तो इसका मतलब है कि पेशेंट डायबिटिक है। उसके लिए फिर 3 महीने तक कंसेक्यूटिव टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी फास्टिंग रैंडम के। आप HbA1c एक दफा कराएं, डायग्नोस्टिक और कंफर्मेटरी टेस्ट बनेगा ये आपका। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये दोनों चीजें क्यों बताई अभी यहाँ पे, क्योंकि ये प्लाज्मा के अंदर ये चीजें हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की जो क्वांटिटी है वो इतनी होनी चाहिए, लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे जो फैट है वो आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी हमने फैट ज्यादा लेना है तो बहुत मोटे हो जाएंगे ये, ठीक। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो वैल्यूज देखें वो कितनी ज्यादा आ रही है, 450 टू 850 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टोटल लिपिड होना चाहिए, यानी 1000 मिलीग्राम तक आपका हो सकता है पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है जी। वजह क्या है इसकी कि आपका जो फैट है वो इस्तेमाल हो रहा होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाने में। अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन या आपका जो भी स्किन का कंटूर हो गया, आपके बालों का टेक्सचर हो गया, आपके नाखून हो गए, कहीं पे भी अगर आपका फैट का कंटेंट कम होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे रफनेस शुरू हो जाएगी। आपने नोट किया होगा सर्दियों के मौसम में आप ऊपर से चिकनाई लगा रहे होते हैं, वजह उसकी क्या होती है कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी स्किन ड्राई होके और आपकी डैमेज शुरू हो जाती है। उस डैमेज से बचाने के लिए आपको चिकनाई की जरूरत पड़ रही होती है। सो दैट इज द मेजर रीजन कि सेल डैमेज हो रही होती है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही होती है फैट्स की कमी की वजह से। सो लिपिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पज। तो आपका 450 टू 850 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका टोटल लिपिड होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की ये क्वांटिटी है, फैटी एसिड्स ये हो गए। अभी लाइपोप्रोटीन की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो प्रोटीन्स जो कि लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो उसके हवाले से अगर आप देखें तो HDL, LDL आपकी ये दो प्रोटीन्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। HDL इज अ गुड फैट, LDL इज अ वेरी बैड फैट। LDL ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो है ये एक्चुअली जो है वो बहुत सारे जो है वो डिजीज प्रोसेसेस जनरेट करता है। HDL 60% से ज्यादा होना चाहिए, अगर 60% है तो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम करता है। बाकी जो है आपकी ये जो है न्यूट्रल फैट्स वगैरह वो भी इस क्वांटिटी के अंदर अंदर होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास जो ब्लड के अंदर इसके अलावा जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अगेन ट्रेस एलिमेंट से पहले एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आयरन। आयरन 50 टू 150 माइक्रोग्राम पर 100 ml होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो सकेगी। अगर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी, आयरन कम है, तो आपकी डायग्नोसिस जो और आयरन कम होगा, साथ में आपको जो है वो आरबीसीज भी कम मिलेंगी, हीमोग्लोबिन भी कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, डायग्नोसिस क्या बनेगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बनेगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके पास विटामिन्स हैं जो कि ट्रेस एलिमेंट्स कहलाते हैं, ट्रेस अमाउंट्स में मौजूद होते हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रेस अमाउंट में जितनी मिकदार इनकी ज़रूरत है वो अगर नहीं होगा तो आपकी बॉडी में, आपको मालूम है, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस जो हैं वो खराब हो सकते हैं। आगे जाके बायोकेमिस्ट्री में आप लोग विटामिन्स और उनकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे भी सही। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, यूजुअली अभी अगर आपने आगे देखा हो तो एक जगह पे लिखा होता है कि प्लाज्मा की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोर और लेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जैसी होती है। सो अगेन ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो कि तकरीबन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर भी मिल रही होती हैं। सो इसके करीब करीब ही जो है वो आपकी क्वांटिटीज रहती हैं। इनका मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसेस बेसिकली आर द मेजर कॉजेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नाउअडेज। क्योंकि पेशेंट जो है वो एकदम से हाथ से निकलता हुआ लग रहा होता है, हॉस्पिटल लेके पहुंचा हो तो पता चलता है और कुछ नहीं है सिवाय इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस के। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एज वेल। नाइट्रोजिनस वेस्ट के हवाले से बात कर लें, आपके बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके मौजूद होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं। क्रिएटिन जो है वो अगर तो ब्लड में है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिनिन, अगेन वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिया किससे बनता है, अमोनिया की ट्रांसफॉर्मेशन से यूरिया बनता है। अमोनिया फ्री अगर ज्यादा होगा तो बॉडी के अंदर अच्छी खासी डैमेज कॉज कर सकता है।
खुसूसियत से ब्रेन के अंदर अच्छा खासा जो है वो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डैमेज कॉज कर सकता है। यूरिक एसिड है ज़्यादा अगर क्वांटिटी में आ जाता है, ये जो मखसूस क्वांटिटी उससे ज़्यादा आता है, तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जाके जोड़ों में सेटल डाउन होता है। क्रिएटिनिन अगर सर्कुलेशन में ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है किडनी एबनॉर्मल हुई है, ठीक है। यूरिया, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन, ठीक है। अमोनिया अगर ज़्यादा है तो ब्रेन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। बिलीरुबिन ज़्यादा है तो आपको पता है जॉन्डिस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मौजूद है। ऑक्सीजन आपको पता है कम हो गया तो प्रॉब्लम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो बेसिकली अगर ये तमाम चीज़ें आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे भी, अपने आप दिमाग में इस चीज़ को ज़रा जगा के रखिएगा। अगले जो लेक्चर्स में जब इनके हवाले से जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बताए जाएंगे तो वो आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आएंगे और आपके इंटरेस्ट को भी और इन्हांस करेंगे इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।